Hello everyone. हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। एंड देर आफ्टर मैं डॉगर की क्लास आपकी आज से स्टार्ट करूँ। सो स्टार्ट करते हैं राहुल आपसे। क्या बताना होगा मैम इंट्रोडक्शन में? ओके, सो इन इंट्रोडक्शन आपको अपनी कंपनी का नेम, अपना नेम और अपना डोमेन बताना होगा। एंड डॉगर को अगर आपने चूज किया है लाइक एज अ क्लास अटेंड करने के लिए, सो आपका मोटिव क्या है। Okay, my name is Rahul Rajendra Nakade. I'm हम्म। from Airoli, Navi Mumbai, and I'm working with Saint Gobain, especially in IT. And I have my background is a system administrator, where I'm working in managing the CI/CD pipeline and all the server side part, basically Linux admin part. And I want to progress in my career. Therefore, I choose the Docker. ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट विशाल आप। Yeah, thanks, Sika. Uh, I'm working as a DevOps cloud engineer. Total, I have 8.5 years of IT experience, and I am aware about ECS. I have to learn your Docker so that I can explore on Kubernetes as well. That's my motto. ओके, Yeah, and thanks. Raju, you can also start as they are new for you. Yes. So this Docker and Kubernetes is my project requirement in Omics Limited. That's why I have joined this. This is project requirement. ओके, Thank you. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो या दिस इज शिखा। मैं आप लोग को डॉकर डिलीवर करने वाली हूँ, ठीक है। जितना भी आपका डॉकर का मॉड्यूल रहेगा, पूरा का पूरा मॉड्यूल मेरे थ्रू ही डिलीवर होगा। सो या विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग बिगिन करते हैं आज से लेक्चर को। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। Yes. सो लेट्स टेक, सबसे पहले हम लोग डॉकर पे सीधा जंप करने से पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं डॉकर से पहले के कंसेप्ट को। लाइक जो ट्रेडिशनल वे होता था हमारी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने का, और उसके बाद हमारा कौन सा वे आया था हमारे सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट का, एंड देयर आफ्टर हमारा डॉकर मार्केट में आया था। सो इन तीनों कंसेप्ट को हम लोग लाइन वाइज समझेंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या था हमारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने का। अब आई थिंक आप सभी लोग इतना तो फेमिलियर हो कि जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करना। देन उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की करते हैं डिजाइनिंग। हम प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इतना कॉस्टिंग रहेगी उसकी, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इतनी रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो प्लानिंग के अंदर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्चर फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस बनाते हैं उससे रिलेटेड, एंड देयर आफ्टर उस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, कोड को राइट करना हमारे एक सॉफ्टवेयर के लिए। लेट्स टेक, मुझे एक नोड जेएस का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं कोडिंग करूंगी, विच मीन्स उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग करूंगी। किस लैंग्वेज में, नोड जेएस लैंग्वेज में। सो मैंने बोला सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डेवलपमेंट, जिसमें होगा कोड राइट मेरे सॉफ्टवेयर के लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जब मैं अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोड राइट कर लूंगी, प्रोग्रामिंग कर लूंगी, उसके बाद मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा, अपने सॉफ्टवेयर की एक बार टेस्टिंग कराना। अब हमें पता है हमारा सॉफ्टवेयर अभी बिल्ड तो हुआ नहीं है, हम लोगों ने जस्ट कोड को राइट किया है। सो कोड को राइट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा कोड की पहले टेस्टिंग करते हैं। उसको बिल्डिंग के लिए नहीं भेजते, हम लोग कोड की एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कोड टेस्टिंग। जब कोड राइट हो जाता है, देयर आफ्टर हम लोग कोड की टेस्टिंग करते हैं, एंड टेस्ट होने के बाद हम लोग उस पर्टिकुलर कोड को एक सॉफ्टवेयर में बिल्ड करने के लिए
आगे के प्रोसेस के लिए भेजते हैं, विच मीन्स जो भी हमारे बिल्डिंग टूल्स होते हैं लाइक मार्विन हो गया, पहले जैसे हमारे ग्रेडल और एंड चलते थे, अब हम लोग मार्विन का ज्यादा यूज करते हैं। सो हम लोगों ने क्या बोल दिया, अब हम लोग हमारे कोड की क्या कराते हैं, बिल्डिंग, किस फॉर्म में, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ठीक है। जब सॉफ्टवेयर हमारा बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद कहा जाता है, जब आपका सॉफ्टवेयर भी बन जाए उसके बाद आप डायरेक्ट उसकी डिप्लॉयमेंट मत करो, आप सॉफ्टवेयर के बनने के बाद सॉफ्टवेयर की एक बार टेस्टिंग जरूर कराओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब सॉफ्टवेयर हमारा बिल्ड हुआ उस केस में बिल्डिंग के टाइम पे हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ चुके हो, कुछ बग्स आ गए हो, कुछ भी एरर हो सकता है, हो सकता है एप्लीकेशन के अंदर कुछ उसके इशू है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ एरर्स आ चुके हो। सो बेस्ट है कि हम लोग क्या कराते हैं, एक बार सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कराते हैं जब सॉफ्टवेयर हमारा बिल्ड हो जाता है। एंड आफ्टरवर्ड्स हमारा लास्ट स्टेप आता है विच इज डिप्लॉयमेंट। उसके बाद के अलग होते हैं, वही आपका मेंटेनेंस होता है, देन फीडबैक लूप जनरेट होता है, वो अलग हो जाता है। मेन हमारे जो मेन स्टेप होते हैं सॉफ्टवेयर की, वो क्या होते हैं, ये कुछ फ्यू स्टेप्स, जिसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोड राइट, कोड टेस्टिंग, कोड की बिल्डिंग, तब जाके वो एक सॉफ्टवेयर बनता है, देन सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग एंड आफ्टरवर्ड सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट। ठीक है। ये तो जस्ट नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल, जब हम डेवॉप्स का आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें तभी पता चल जाता है कि भाई डेवॉप्स में मेन कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हमारा एक सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है ना। और सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जस्ट हम लोग, जैसे डॉकर है हमारा एक डिप्लॉयमेंट टूल, हम यही इन्हीं प्रोसेसेस को करने के लिए अलग अलग ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प लेते हैं। सो उन्हीं के लिए, जैसे मैंने लास्ट स्टेप क्या रोका है, डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने क्या बोल दिया, हम लोग डॉकर का यूज कर लेंगे। आप डॉकर डॉकर के थ्रू करो, एंड डॉकर के साथ आगे आप क्यूबिनिटीज भी उसके साथ माउंट करा सकते हो, ताकि डॉकर के थ्रू अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट फाइल्स रेडी करवाई हैं, डॉकर फाइल बना ली, ताकि आप क्यूबिनिटीज के थ्रू बेटर डिप्लॉयमेंट करा सको। क्योंकि डॉकर के थ्रू इतनी बेस्ट डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाती एज कम्पेयर टू क्यूबिनिटीज, है ना। लेकिन हम पहले क्या समझते हैं, डॉकर को, उसके बाद आप क्यूबिनिटीज पे जाना। सो अभी हमें पता चल गया है कि हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, एंड लेट्स टेक, मेरे सॉफ्टवेयर का मैं एक नेम रख लेती हूँ। मान लो मेरे सॉफ्टवेयर का नेम है xyz.com। दिस इज माई सॉफ्टवेयर। ये आफ्टर मेरा बिल्डिंग के बाद मेरा ये सॉफ्टवेयर आ चुका है, जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है, पूरा का पूरा क्वालिटी टेस्ट हो चुका है, सिंटेक्स चेकिंग हो चुकी थी उसकी कोड की, पूरा एक हमारा एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर अब बिल्ड हो चुका है। नाउ इट्स द टाइम फॉर डिप्लॉइंग दिस सॉफ्टवेयर, है ना। तो डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कराते हैं प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रखते हैं, जिसमें बहुत सारे सर्वर्स हम लोगों ने रखे होते हैं। लेट्स टेक, मैंने कुछ फ्यू सर्वर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये है मेरे 4 सर्वर्स। इन चारों के ऊपर ना मेरे डिफरेंट डिफरेंट ओएस और उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स लोडेड है। ये मेरे चारों सर्वर डिफरेंट डिफरेंट ओएस बेस्ड है। लेट्स टेक, पहला मेरा है सेंटोस का। ठीक है। सेकंड मेरा चल रहा है इस पर उबंटू। थर्ड सर्वर है मेरा मैक का, ले लो। फोर्थ ले लो आप, विंडोज 7 ले लेते हैं, या विंडोज 8, कोई भी, जो भी आपको परफेक्ट लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 4 सर्वर ले लिया अपने एनवायरमेंट में प्री प्रोडक्शन एरिया पर, ताकि हमें सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट के टाइम पर भी एक टेस्टिंग करा सके, है ना। तो मैंने एक ले लिया है सेंटोस का, एक ले लिया उबंटू का, एक ले लिया मैक का, और एक ले लिया मैंने विंडोज 7 का। अब मैंने क्या कहा कि इस सॉफ्टवेयर को ना मैं इन चारों सर्वर्स पर क्या कर दूंगी, डिप्लॉय। इन चारों सर्वर पर मैंने क्या कर दिया, डिप्लॉय। अब मेन थिंग यहाँ पे आती है, क्या होता है, जब भी आप सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट कराते हो, ये तो देखो पॉसिबल नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर परफेक्टली या सक्सेसफुली डिप्लॉय हो सके हर सर्वर के ऊपर। हो सकता है हमारे सॉफ्टवेयर को जब हम डिप्लॉय करा रहे हो तो कुछ सर्वर के ऊपर तो ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो पाया, लेकिन बाकी अदर सर्वर पर ये अनसक्सेसफुल हुआ। मतलब लेट्स टेक, मैक के ऊपर अनसक्सेसफुल हो गया, उबंटू पर अनसक्सेसफुल हो गया, या विंडोज 7 पर अनसक्सेसफुल हो गया, सेंटोस पर सक्सेसफुल हुआ। तो मतलब जो हमारे सॉफ्टवेयर की जब हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट कराई, और डिप्लॉयमेंट बेसिकली हम लोग टेस्टिंग पर्पज से करा रहे थे, तो हमें पता चला हमारा सॉफ्टवेयर कुछ एनवायरमेंट के ऊपर तो परफेक्टली चल रहा है, लेकिन कुछ एनवायरमेंट पर वो एरर दे रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, इशू आ रहे हैं। तो उन इश्यूज पे अब हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करूँ, जब मैंने इन सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट करी तो नॉर्मल सी बात है, इन सर्वर के ऊपर भी मेरा कितना सारा खर्चा गया होगा ना। इन सर्वर को मैंने मार्केट से खरीदा होगा, मेरी कॉस्ट गई होगी,
है ना, मेरी मैन पावर चली गई, मेरा टाइम कंज्यूम हुआ है। इनके ऊपर जब मैंने ओएस की कॉन्फ़िगरेशन करी है तब भी मेरा टाइम कंज्यूम हुआ है। ठीक है। तो मतलब हमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मिले जब हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट कराई ऐसे सर्वर्स के ऊपर। तब हमें पहले तो हमारे रिसोर्सेज बेटर वे में यूटिलाइज नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा लॉस हमें हमारे रिसोर्सेज को का हुआ, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर एक सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं लेकर आया डिप्लॉयमेंट के टाइम। और अदर रीजंस क्या हो सकते हैं सॉफ्टवेयर की ना डिप्लॉयमेंट होने के हमारे सर्वर्स के ऊपर? सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाया, है ना। हो सकता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो प्रोग्रामिंग करी हम लोगों ने, वो प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने बता रखा है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे तो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पर तो ये चल जाएगा, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने करी ही नहीं। हो सकता है अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट पे चल भी जाए लेकिन उनके डिफरेंट वर्जन्स पे ना शायद चल पाए, क्योंकि देखो वर्जन्स तो अपडेट होते रहते हैं, है ना। सो उस केस में भी क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर अनसक्सेसफुल रिजल्ट आपको देता है। कभी कभी नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। हो सकता है आपके जो सॉफ्टवेयर है आपके सर्वर्स के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन नहीं बना पाता, तब भी आपको इशू मिलते हैं। या एनवायरमेंट सेटअप गलत तरीके से हो रखा होगा। कभी कभी परमिशन से रिलेटेड इशू मिल जाएंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू मिल जाएंगे। ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर से वर्जन से रिलेटेड इशू मिल जाएंगे। आपकी हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में ही इशू हो, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ही हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में ही इशू हो, आपने बेटर वे में टेस्टिंग ना की हो, है ना। सो बहुत सारे रीजन होते हैं आपके सॉफ्टवेयर की अनसक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट के लिए। और उनमें से एक सबसे मेन रीजन ये होता है कि हो सकता है हमारी एप्लीकेशन एरर ना हो। और सिक्योरिटी का अगर कभी एरर आता है तो ये हो जाता है कभी कभी आपके अगर सर्वर्स के ऊपर एससी लिनक्स की पॉलिसीज अनेबल रहती है उसकी वजह से भी आपको एरर मिलते हैं। ठीक है। तब जाके आपकी डिप्लॉयमेंट ब्लॉक हो जाती है वहीं पर। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारी एप्लीकेशन के अनसक्सेसफुल होने से। लेकिन इस अनसक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट से हमारे सर्वर्स का बेटर वे में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, हमारे सर्वर्स को लॉस झेलना पड़ा, हमें लॉस झेलना पड़ा, है ना। हमारी कॉस्ट भी चली गई, जैसे मैंने बताया सर्वर्स का भी बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। फालतू में सर्वर्स हमारे वेस्ट चले गए। मैन पावर भी हम लोगों ने लगाई अलग से, उनका भी टाइम कंज्यूम हुआ। सो बहुत ज्यादा अगर मैं देखूं हमारा जो ट्रेडिशनल वे था हमारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कराने का सर्वर्स के ऊपर, वो एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं था डिप्लॉयमेंट का। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट सॉल्यूशन इसीलिए नहीं था बिकॉज बहुत सारे हमें एरर्स और डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ रहे थे जब हम लोग ट्रेडिशनल वे में डिप्लॉयमेंट कराते थे। तो उस पर्टिकुलर वे को देखकर मार्केट में तब जाके आपका एक कंसेप्ट आया था विच इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। इस कंसेप्ट को ऑब्जर्व करके ही हमारा मार्केट में वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया था। अब इस कंसेप्ट को अगर मैं पहले बताऊं, देखो वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग ही एक इन शॉर्ट फॉर्म जस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आपको लाइक अलाउ करती है कि आप ना वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो अपनी फिजिकल मशीन्स के अंदर। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर ही मैं एक ऐसी मशीन बना दूंगी जो 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 मेरे लैपटॉप पे अवेलेबल है ना वो सब कुछ मेरी मशीन के अंदर आ जाएगा। लेकिन वो वर्चुअल रहेगी, वर्चुअल एज इन मैं उसको टच नहीं कर सकती, वो फिजिकल नहीं है, मेरे को कहीं उसे उठाकर लेकर जाना नहीं पड़ेगा। मैं जब चाहूँ उस वर्चुअल मशीन में काम कर सकती हूँ भले ही मैं कहीं पर भी हूँ। तो मैटर नहीं करता कि आप फिजिकल सर्वर्स की तरह उसको हर जगह उठा के लेके जाओ। आप वर्चुअल मशीन आपने अपनी ओपन करी एंड उसके ऊपर आप अपना वर्क कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करा सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करा सकते हो, अपना सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करा पाते हो एक वर्चुअल मशीन पर। सो मार्केट में तब जाकर हमारा वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट आया था। तो जैसे मैंने आपको बताया ये कुछ भी नहीं है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारी जिससे हम लोग बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर पाते हैं, और कहाँ पर, हमारी ही फिजिकल मशीन के अंदर इन वर्चुअल मशीन को हम लोग क्रिएट करते हैं। और ये बेटर आपको एक बोल सकते हैं एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल मेथड। कैसे आप इससे बेटर वे में डिप्लॉय करा पाते हो अपने सॉफ्टवेयर को, एक बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट से कोई सर्वर खरीद के नहीं लाने पड़ते, है ना। हमें अलग से भाई अगर हमारा सर्वर बन गया तो उसके ऊपर दोबारा से ओएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट आप एक इमेज दे देते हो, लाइट वेट इमेज, आपकी वर्चुअल मशीन बहुत ही विद इन फ्यू सेकंड्स में रेडी हो जाती है। आपको पूरा का पूरा ओएस लोड करने की उसमें नीड नहीं पड़ती, आपकी एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं लगती, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता लोड करने के लिए। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से आपको एक बेटर वे में आपके रिसोर्स की यूटिलाइजेशन हो पाती है। और इवन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है इसमें, सबसे बेस्ट फीचर ये रहता है आपको आइसोलेशन मिल पाती है। आइसोलेशन विच मीन्स अपना एक सेपरेट एनवायरमेंट मिल पाता है।
आप सेपरेट सेपरेट एनवायरनमेंट विच मीन सेपरेट सेपरेट मशीन्स बनाओ और अपना काम करो, अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करो। अब जरूरी नहीं है आपके पास एक ही फिजिकल सर्वर होगा जिसके ऊपर एक ही सॉफ्टवेयर आप डिप्लॉय करोगे। आप अपने XYZ, जैसे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, वर्चुअल मशीन्स बनाई डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट की, उनके ऊपर अपने सॉफ्टवेयर को आपने डिप्लॉय करा दिया। और ये सब कुछ आपका जस्ट एक सिंगल बेयर सर्वर पे चल रहा है, विच मीन्स एक सिंगल फिजिकल मशीन पर ये सब कुछ काम हो रहा है। सबको ये वाला मेथड क्लियर हो गया, ट्रेडिशनल? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को इन डेप्थ थोड़ा समझते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक डेफिनेशन आपको दे दी कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। हम लोग इसको थोड़ा आर्किटेक्चर वे में समझते हैं इसको भी, एंड देन हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है डॉकर का। अब देखो वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ था, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन जब मार्केट में आ चुका था तो हमें सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन विच मींस डॉकर की नीड नहीं थी। बट स्टिल हो सकता है वर्चुअलाइजेशन में कुछ कमियां थी, है ना, कुछ ऐसे हमें कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे थे, दैट्स वाई हम लोग सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की साइड मूव ऑन हुए। तो देखते हैं वो क्या हमें डिसएडवांटेजेस इससे प्रोवाइड हो रहे थे। सो मान लो ये मेरा एक नॉर्मल फिजिकल मशीन है, ठीक है। इस फिजिकल मशीन के ऊपर आप कोई हाइपरवाइजर डाल सकते हो और उस हाइपरवाइजर के ऊपर भी अपनी वर्चुअल मशीन्स रेडी कर सकते हो। जैसे हम लोग VMware वर्कस्टेशन क्रिएट करते हैं, हमारा VMware वर्कस्टेशन एक हाइपरवाइजर होता है ना। जब हम लोग लिनक्स की प्रैक्टिस करते हैं, लाइक कमांड लाइन अगर हमें इंटरफेस चाहिए होता है तो हम लोग ऐसे हाइपरवाइजर्स ले लेते हैं जिनके ऊपर हम लोग एक वर्चुअल मशीन बनाकर अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं। सिमिलरली आप वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में वही कंसेप्ट आता है। आप हाइपरवाइजर डालो, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स अपनी रेडी करो, एंड देन अपना जो भी आपको सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, कमांड लाइन जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। या सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, आजकल हमारे मार्केट में जैसे बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे कि आपका AWS है, अज्योर है, गूगल क्लाउड है, बहुत सारे आपके ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। इनके अलावा भी, ये तो देखो टॉप पे चलते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे आजकल हम लोग किलाकोडा का यूज करते हैं, डिजिटल ओशियन करके बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करने की। जैसे AWS क्या कहता है, आप इंस्टेंसेस बनाओ और उसके ऊपर आप अपना जो भी आपको लाइक करना है काम करो। मतलब एक तरीके से आपको एक वर्चुअल इंटरफेस मिल जाता है जिसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हो। सो हम लोग अपने डॉकर के लिए भी आगे हम लोग जब सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन करेंगे तो उसके लिए हम लोग भी AWS को प्रेफर करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग AWS क्लाउड प्रोवाइडर लेंगे और उसके ऊपर अपने इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे, एंड देन जाके हमारी एक वर्चुअल मशीन होगी रेडी। सो मैं आपको वहीं से सारा स्टेप समझा देती हूँ ताकि आपको वर्चुअलाइजेशन यहीं पे क्लियर हो जाए। सो लेट्स टेक, ये हमारा एक क्लाउड प्रोवाइडर है। मैं अपनी मशीन के ऊपर जाकर, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर को आप कंसोल ले सकते हो उनका, हम लोग AWS का ले लेंगे। सो ये मेरा AWS का कंसोल रहेगा। उसके ऊपर मैं क्या करूंगी, अपने इंस्टेंसेस लॉन्च करूंगी। इंस्टेंसेस बोल लो या फिर आप वर्चुअल मशीन बोल लो, ठीक है। लेट्स टेक, आपने एक वर्चुअल मशीन बना दी, इसी तरीके से मैंने एक और बना दी। मान लो ये तीन मैंने वर्चुअल मशीन्स रेडी कर ली, ठीक है। ये तीन मेरी वर्चुअल मशीन्स बन रही है। अब जब आप वर्चुअल मशीन को रेडी करते हो ना, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा OS कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं होती। आप जस्ट OS की लाइट वेट इमेजेस डालते हो। लाइट वेट इमेजेस से मेरा मतलब है जो एक्स्ट्रा थिंग्स डलती है ना हमारे OS के अंदर लोडेड होती है, वो एक्स्ट्रा थिंग्स आप रिमूव कर देते हो। जस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रिक्वायरमेंट होती है एक एप्लीकेशन को, वो चीजें आप एक लाइट वेट इमेज में डालते हो, जो जो हमारी एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपको खुद से OS की लाइट वेट इमेज बनाने की नीड नहीं होती। AWS जो होता है अपने मार्केट प्लेस में, जो AWS की EMI मार्केट प्लेस होता है ना, वहां पे बहुत सारी इमेजेस पड़ी होती है। तो जब आप अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो तो वहीं से आप एक इमेज ले सकते हो। लेट्स टेक, मैंने क्या बोल दिया कि ये पर्टिकुलर जो मेरी वर्चुअल मशीन बनी है वो कौन सी इमेज के ऊपर बेस बनी है, ये बना ली हम लोगों ने सेंटोस पर। इसी तरीके से इसको भी दे देती हूँ, ये हो गई उबंटू, और इसको ले लेते हैं विंडोज पे। अब देखो क्या होता है, ये जो लाइट वेट इमेज होती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला आप लाइट वेट इमेज लेते हो। इन शॉर्ट मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, बाकी जब हम डॉकर फाइल को पढ़ेंगे, डॉकर की इमेजेस की बात करेंगे, तब भी आपका इजिली ये क्लियर हो पाएगा। अब ये लाइट वेट इमेज में देखो होता क्या है। अब अगर मैं बात करूं, ये मेरी मशीन है, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। इस लैपटॉप के अंदर अगर आप, इसमें OS लोडेड होगा। इसमें जब OS लोड हुआ है ना, तो मुझे ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट मिली है, मैंने खुद से इंस्टॉल नहीं करी है। आधी से ज्यादा चीजें मुझे इसमें बाय डिफॉल्ट मिली है, जैसे ये टाइम हो गया, वाईफाई हो गया, ठीक है, और ये स्पीकर हो गया, यहाँ पे टाइम क्लॉक जो मिली है, कैलकुलेटर जो मिला है, वेदर जो मिला है, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट मिला है।
अब मुझे पता है कि मेरी लाइट वेट इमेज में या मेरी एप्लीकेशन को इन सब की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मैं अपने ओएस के अंदर ये सब कुछ फालतू का क्यों भरूं। तो ओएस की लाइट वेट इमेज में ना ये फालतू की चीजें अवेलेबल नहीं होती। ना ही कैलकुलेटर मिलता है, ना स्पीकर होता है, ना माइक होता है, ना आपका वेदर से रिलेटेड आपको कुछ मिलता है, एक्सटेंशन एंड ऑल। ना ही आपको क्या कहते हैं, आपका वाईफाई सिंबल मिलेगा। मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा है वो सब कुछ नहीं मिलता। जस्ट लाइट वेट इमेज में क्या क्या रहता है, कुछ फ्यू थिंग्स रहती है जो आपकी एप्लीकेशन को नीड होगी रन होने के लिए। जैसे कि लाइब्रेरीज हो गए, ठीक है, बाइनरीज हो गई, डिपेंडेंसीज हो गई, इस तरीके से, ठीक है, डिपेंडेंसीज हो गई, शेल हो गया। ये कुछ फ्यू थिंग्स होती है अवेलेबल आपके एक लाइट वेट इमेज में। अब नॉर्मल सी बात है, इन चार चीजों से हमारी जो लाइट वेट इमेज होगी वो कितना ही साइज लेंगी। लेकिन अगर आप रियल में अपना ओएस देखो तो उसमें बहुत सारी चीजें डाल दी जाती है, बट इन रियलिटी ओएस का साइज कम होता है। लेकिन जब हम लोग बहुत सारी चीजें उसमें लोड कर देते हैं ना, तो हमारे ओएस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट्स वाई हमारी फिजिकल मशीन में वो वाला ओएस जब लोड होता है, तो ये सारी के सारे कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे जो चीजें आपको मिल रहे हैं ना, ये सब सारा का सारा, ये सब आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। लेकिन लाइट वेट इमेज में ये कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपके कुछ फ्यू पैकेजेस होंगे, ठीक है, कुछ फाइल्स लोडेड होंगी, शेल मिल जाएगा आपको काम करने के लिए, और क्या चाहिए। और यही चीजें हमारी एक एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो यही लाइट वेट इमेजेस से आपकी एक वर्चुअल मशीन बनती है। दैट्स वाई जब आप वर्चुअल मशीन को लॉग इन करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट वो इंटरफेस मिला होता है, योर शेल, क्योंकि पहले से उस लाइट वेट इमेज में ये लोडेड है, ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। बाकी लाइट वेट इमेज के ऊपर अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि बेसिकली एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर कैसे लाइंस एडेड होती है, लेयर्ड में कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ अभी आपका क्लियर होगा, बट वो डॉकर में, ठीक है। अभी जस्ट आप इतना अंडरस्टैंड करो, लाइट वेट इमेजेस में ये फ्यू थिंग्स अवेलेबल होती है, एंड देन वही चीज हमारी वर्चुअल मशीन में हम लोग एज ए लाइट इमेज हमारे ओएस को लोड कराते हैं, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर इमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओएस लाइट वेट इमेज। हम ये नहीं बोलते कि हमारा ओएस लोडेड है। अगर ओएस लोड रहेगा तो आपकी वर्चुअल मशीन का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। और इससे बढ़िया नहीं तो फिर आप फिजिकल मशीन पे ही अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करा लो। सो बेस्ट ये है कि हम लोग लाइट वेट इमेजेस को लेते हैं। अब ये जब लाइट वेट इमेजेस हम लोग लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट यहाँ कराते हैं। तो पहले क्या चलता था, यही वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट था। आप लाइट वेट इमेजेस को लेते थे एंड देन जाके अपने सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट कराते थे। अब जब सॉफ्टवेयर की आपने डिप्लॉयमेंट करा दी, ठीक है, लेकिन ये जो लाइट वेट आपकी जो वर्चुअल मशीन्स बनी है, इन वर्चुअल मशीन्स को भी ना कुछ साइज मिलता है। लाइक कुछ सीपीयू प्रोवाइडेड होगी, कुछ कोर, कुछ रैम मिली होगी, कुछ जीबी, इसी तरीके से कुछ जीबी हार्ड डिस्क प्रोवाइडेड होगी। तो इन तीनों की तीनों वर्चुअल मशीन्स को हम लोगों ने कुछ स्टोरेज दिया होगा, डिस्क स्पेस हमने इन्हें अलॉट कर दिया होगा, ठीक है। तो वो कैसे, लेट्स टेक, मैंने यहाँ पे बोल दिया, इस मशीन को हम लोग ले लेते हैं 20 GB रैम दे देती हूँ मैं इसको, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 कोर सीपीयू। या अगर 20 GB नहीं देना, उससे कम देना, अप टू यू है, ठीक है। या और कुछ जीबी हार्ड डिस्क दे देते हैं, ऐसी कुछ भी मैं ले लेती हूँ। 1 GB हार्ड डिस्क मैंने इसको दे दी, ठीक है। या जितनी 10 GB देनी है, जो भी आपको लगता है। इसी तरीके से मैंने इन दोनों वर्चुअल मशीन्स को भी कुछ रैम, सीपीयू और हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर दी। मतलब एक तरीके से इन तीनों वर्चुअल मशीन्स को कुछ स्टोरेज मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगी, अपने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ना इन तीनों मशीन्स के ऊपर डिप्लॉय कराऊंगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मुझे बाहर से जाके, कुछ मार्केट से जाके रिसोर्सेज को परचेज नहीं करना पड़ा। मेरी इतनी मैन पावर यूज नहीं हुई पहले ओएस को लोड करने के लिए, ओएस की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, पूरी मशीन को सेटअप करने के लिए, इतना मैन पावर यूज नहीं। और साथ के साथ मैन पावर का इतना टाइम कंज्यूम नहीं हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके रिसोर्सेज की एक यूटिलाइजेशन हो पाती है वर्चुअलाइजेशन से, बेटर वे में यूटिलाइजेशन हो पाती है ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में। लेकिन ये भी इतना बेस्ट नहीं था, क्यों। अब थोड़ा ये अंडरस्टैंड करते इतना बेस्ट क्यों नहीं था कि हम लोग डॉकर पे गए। देखो रीजन क्या था, ये जो आपकी एप्लीकेशन, ये जो आपने सॉफ्टवेयर यहाँ डिप्लॉय किया है, लेट्स टेक, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो ट्रैफिक है ऑलमोस्ट 5 GB तक का इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। अब आपने ये इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इन तीनों एनवायरमेंट के ऊपर क्या कर दिया है, डिप्लॉय। अब 5 GB यहाँ आ रहा है, लेट्स टेक, इसी तरीके से 5 GB मान लो यहाँ चला गया, या 5 GB इधर चला गया, ठीक है। इन तीनों के ऊपर ये ट्रैफिक मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर टोटल 5 GB आ रहा है तो कुछ
लाइक 1.5 इस तरीके से कुछ जीबी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस तरीके से हमारा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लो उबंटू और विंडोज वाले पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं गया, सारा सेंटोस वाली मशीन पे आपका ट्रैफिक चला गया 5 जीबी। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, तब भी हम लोगों ने इस मशीन को कितना दे रखा है, 20 जीबी रैम दे रखी है। ठीक है, अब 5 जीबी यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, 20 जीबी हम लोगों ने इसको रैम दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा 15 जीबी तो ऑलमोस्ट वेस्ट जा रहा है ना। और अगर मान लो मैं इसको कम भी करती हूँ इसका साइज, तो पहले मैं अपनी मशीन को डिलीट करूँ, देन इसका साइज कम करूँ, पूरी कॉन्फ़िगरेशन करूँ, अपने सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट कराऊं, या हो सकता है मैंने इसका साइज कम कर दिया, ठीक है, अगले महीने पता चलता है दोबारा इसके साइज को अपेंड करने की नीड पड़ गई। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे अगर मान लो 2 जीबी आ रहा है आपके पास ट्रैफिक, यहाँ पे आपने 20 जीबी अलॉट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपकी रिसोर्स की वेस्ट हो रही है ना, स्पेस जो आपका है रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से विंडोज के केस में, विंडोज 7 का ले लेते हैं इस पे हम लोग, यहाँ पे मेरा कुछ जीबी वेस्ट जाएगा, लेट्स से कि यहाँ पे हमारा 10 जीबी तक का ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन फिर भी 10 जीबी हमारा वेस्ट जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा था, वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में ना आपके बहुत सारे आपको डिसएडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे, सबसे पहला तो आपका एक बेटर वे में यूटिलाइजेशन रिसोर्स का स्टिल नहीं हो पा रहा था वर्चुअलाइजेशन के केस में भी। मतलब कहते तो हैं कि हमारा ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो बेटर वे में यूटिलाइज हो पा रहे हैं, बट नॉट इन अ बेटर वे, इतना ज्यादा बेटर वे में नहीं हो पा रहे। ठीक ठीक है, नॉर्मल अगर ट्रेडिशनल वे के मेथड कंपेयर में देखें हमारे वर्चुअलाइजेशन के मेथड को, ट्रेडिशनल वे से बेहतर है वर्चुअलाइजेशन। इसमें हमारे रिसोर्सेस थोड़े से परफेक्ट वे में यूटिलाइज हो पा रहे, बट नॉट इन अ मच बेटर वे। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी आपकी अदर्स आपको डिसएडवांटेजेस भी फेस करने पड़ते हैं। वो कैसे, सबसे पहले तो जब आप वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हो, इसमें रिसोर्सेज का जो कंजप्शन होता है, कंजप्शन वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, विच मीन्स ये हैवी कंज्यूम करता है आपके रिसोर्सेज को। कैसे, मतलब जो आप एक वीएम जब बनाते हो, ठीक है, इसके ऊपर आप पूरी की पूरी अपनी ओएस की इमेज जब डिप्लॉय करा देते हो, पूरी की पूरी ओएस की इमेज इसमें कॉन्फ़िगर कराते हो, तो इसके लिए अलग से आपको डेडिकेटेड सीपीयू देना पड़ता है, डेडिकेटेड रैम प्रोवाइड करनी पड़ती है, डेडिकेटेड स्टोरेज प्रोवाइड करना पड़ता है। और वो डेडिकेटेड जब हम लोग रैम सीपीयू और स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में जब हमारा ट्रैफिक आता है तो हमें पता चलता है जितना हम लोगों ने प्रोवाइड किया ना डेडिकेटेड रैम सीपीयू स्टोरेज, उतना आधे से ज्यादा तो वो वेस्ट ही जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया 5 जीबी टोटल ट्रैफिक आ रहा है, 20 जीबी हम लोगों ने इसको प्रोवाइड कर दिया, 15 जीबी हमारा वेस्ट जा रहा है। उस 15 जीबी का अब हम क्या करें, वो तो वेस्ट है ना। तो रिसोर्स यूटिलाइज बिल्कुल नहीं हो पा रहा, फालतू में यूज हो रहा है। सेकंड, इसका जो बूट टाइम होता है वो बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू, अगर आप नॉर्मली अपने फिजिकल सर्वर पे भी देखो उसका भी बूट टाइम बहुत स्लो होता है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन पे जाते हो उसका बूट टाइम फास्ट होता है एज कंपेयर टू वर्चुअलाइजेशन का। इवन इसकी डिप्लॉयमेंट स्पीड भी बहुत लो होगी, इसके ऊपर कॉस्ट भी आपकी ज्यादा लगती है, लेकिन सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन पे कम लगती है। और सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन कौन सा, जो अब मार्केट में आया आपका कंटेनर टेक्नोलॉजी, वो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें, वर्चुअलाइजेशन भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं था हमारे सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें भी हमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और बहुत सारे हमें लाइक काफी दिक्कतें और कंसेक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ रहे थे। इतना ज्यादा हमें एक बेटर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, आधे से ज्यादा तो हमारे जो रिसोर्सेज थे वही वेस्ट जा रहे थे, इतना ज्यादा वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ये परफेक्ट है कि आइसोलेट कर देता है, सेपरेट सेपरेट एनवायरनमेंट दे देता है, ठीक है, इतनी कॉस्ट नहीं लगती। लेकिन एक बेटर वे में एक अच्छा, हमें इससे प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें इससे लॉस हो रहा है। और लॉस क्या है, सबसे ज्यादा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन एक बेटर वे में नहीं हो पा रहा, रिसोर्सेस हमारे वेस्ट जा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए तब जाके मार्केट में आपका कंटेनर टेक्नोलॉजी आई थी। ठीक है, कंटेनर टेक्नोलॉजी, कंटेनर टेक्नोलॉजी विच मीन्स इसमें कहा गया कि आप वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट रखो, क्योंकि ये एक न्यू कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग वर्चुअल मशीन्स बना पाते हैं, लेकिन इसको ना सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर दो। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का मीन्स है, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जब सॉफ्टवेयर की वर्चुअलाइजेशन करेंगे ना, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर को जो डिप्लॉय कराएंगे वो कंटेनर टेक्नोलॉजी के थ्रू कराते हैं। हम लोग उस वाले मेथड को सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन भी कॉल करते हैं, कंटेनर के मेथड को। और आप नॉर्मली कंटेनर टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो या फिर कंटेनराइजेशन कंसेप्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर्स बनाएंगे, कंटेनर्स के ऊपर अपने
सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कराएंगे एंड देन ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो डिप्लॉय हो रहा है और क्या बेटर सॉल्यूशन हमें और बेटर यूटिलाइजेशन हमारे रिसोर्सेज को मिलता है। सो वे वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारी कंटेनर टेक्नोलॉजी पे। आई होप आपको वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आया होगा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। हम लोग हमारा मेन, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो रिसोर्सेज ही हमारे बेटर वे में यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे। क्लियर है? यस। यस यस। अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। डाउट है किसी को यहाँ पे? नो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंटेनर की। देखो, जो कंटेनर टेक्नोलॉजी है, कंटेनर टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाने वाले बहुत सारे ऐसे आपके थर्ड पार्टी कम्युनिटीज थी जो कंटेनर टेक्नोलॉजी को लाई थी, जिनमें से आपका सबसे नॉन जो है वो आपका डॉकर है। देन आपने कंटेनर डी के ऊपर भी सुना होगा, एंड आपका क्रायो भी है एक, और इस तरीके से आपका एक पोडमैन भी है। ये कुछ फ्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो आपकी कंटेनर टेक्नोलॉजी को लाई थी, और इनका अभी एडवांस वर्जन आपका ओसीआई चल रहा है ना। ठीक है, हम ओसिया को बीच में नहीं लाएंगे, उसमें वो और ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मेन आपकी जो मेन कम्युनिटीज है वो ये कम्युनिटीज थी जो हमारी कंटेनर टेक्नोलॉजी को लेकर आई थी मार्केट में। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो डॉकर के ऊपर रहेगा। हम लोग डॉकर को अंडरस्टैंड करेंगे, बट हाँ, मैंने आपको ये बता दिया कि अदर टेक्नोलॉजीज भी हैं जो आपको कंटेनर के फीचर को प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम बात करते हैं डॉकर के ऊपर। डॉकर क्या है? देखो, जो डॉकर है वो जस्ट एक कम्युनिटी का नेम है। ठीक है, इन्होंने अपना एक इंजन लॉन्च किया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉकर डी, या फिर आप बोल सकते हो डॉकर डायमंड। ठीक है, सॉरी, डीमन। तो ये आपका एक होता है डीमन। ठीक है, हम इसको इंजन से भी कॉल करते हैं। बट अभी राइट नाउ अगर आप देखोगे तो डॉकर के अंदर भी बहुत ज्यादा अपडेट हुए हैं। अभी वो जो अपना इंजन चला रहे हैं वो होता है कंटेनर डी, तो वो कंटेनर डी का इंजन ले रहे हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या होता है, जो डॉकर है ना, डॉकर कम्युनिटीज ने जब अपना इंजन लॉन्च किया था तो उस इंजन का जो सोर्स कोड होता है ना वो इन्होंने हाइड रखा था। हाइड एज इन, अगर आपको इसके डीमन को यूज करना है, इसके इंजन को यूज करना है, आपको उसके लिए पे करना पड़ता था। ठीक है, या फिर अगर आपको डॉकर से की साइड से कुछ सर्विसेज की रिलेटेड हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको उससे के लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन जो कंटेनर डी है, कंटेनर डी अपने सोर्स कोड को ओपन देते हैं। ठीक है, आप ओपन, उसका सोर्स कोड ओपन रहता है। अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन है, कुछ भी करना है, आप कंटेनर डी के लेकर इंजन कुछ भी कर सकते हो, लाइक रिलेटेड टू कंटेनर्स बनाने हैं, कंटेनर्स के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है। ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर उसकी जाके कुछ चेंजेस करने हैं, कि भाई हमारा जब कंटेनर बने तो उससे रिलेटेड इमेज को इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से या फिर इस पर्टिकुलर फोल्डर से पुल करना, या एक रेपोजिटरी आप बता सकते हो। तो मतलब कंटेनर डी का जो सोर्स कोड है वो ओपन है, आप उसके अंदर जाकर कुछ भी मॉडिफिकेशन खुद से कर सकते हो। यूजुअली कंटेनर डी की जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसके अंदर सारी आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी होती है, जहां में आपको पता चलेगा कंटेनर डी के कहाँ से इमेजेस को पुल करता है, इमेजेस को अनपैक करता है, देन कौन सी फाइल्स में लॉन्च करता है, देन रनसी को कैसे प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ। तो अब डॉकर के अंदर जो इंजन चलता है वो है कंटेनर डी। दैट्स वाई हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं डॉकर की। हमें पता चल गया डॉकर एक कम्युनिटी है जिसका एक अपना डीमन था, और वी कैन कॉल इट इंजन एज वेल, डॉकर डी। ठीक है, और बाकी डॉकर की अपनी कुछ CLI कमांड्स होती हैं जिनको आप रन करते हो, तब जाके पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, एंड देन जाके आपका एक कंटेनर रेडी होता है। सबसे पहले बात करते हैं डॉकर क्या कहता है। डॉकर ना आपको एक कंटेनर, या फिर आप बोल सकते हो कंटेनराइजेशन का फीचर प्रोवाइड करता है। इससे मीनिंग क्या है हमारा कंटेनराइजेशन से? कंटेनराइजेशन से मेरा मतलब है आपको क्या करना पड़ता है, कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे हमारे घर में कंटेनर्स रहते हैं ना, हम लोग उनके अंदर कुछ ना कुछ सामान भर के रखते हैं, हमारे घर का स्टफ जो भी रहता है, उसी तरीके से कंटेनराइजेशन कंसेप्ट में आप कंटेनर्स बनाते हो, और उसके अंदर आप अपनी सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रखते हो और डिप्लॉय कर देते हो। ठीक है, ये कैसे होता है? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कंटेनर का मीनिंग क्या है। ये जो कंटेनर होता है ना, आपने काफी बार सुना होगा, इवन लाइक अगर कहीं पे भी अगर आपने सुना हो, इवन ब्राउजर वगैरह पे, गूगल पे सर्च किया होगा, कहीं पर भी आपने सुना होगा, ये जो आपका
कंटेनर रहता है, एक तरीके से वर्चुअल रिसोर्स होता है ना। बट इन रियलिटी ये कोई वर्चुअल रिसोर्स नहीं होता, ये जस्ट एक आइसोलेटेड प्रोसेस होता है। आइसोलेटेड प्रोसेस से मेरा मतलब है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक तरीके का ये प्रोसेस है जिसे आपने आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेट विच मीन्स अलग कर दिया है, इंडिविजुअल कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोलेटेड। और प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, जैसे हमारे आपको लेट्स टेक कि आपका एक शेल है, ठीक है, आपको एक टर्मिनल मिल गया, आपने टर्मिनल पे बैठ के एक कमांड रन कर दी, PWD, ठीक है। अब आपने ये कमांड एग्जीक्यूट करी, इस कमांड का अपना एक प्रोसेस बना होगा, इस प्रोसेस को एक आईडी मिली होगी, इस प्रोसेस का आईडी के साथ साथ ये बताया जाएगा भाई इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रन कौन कर रहा है, कौन सा यूजर कर रहा है, उसका यूजर इंटरफेस बना होगा, नेटवर्क, इसको नेटवर्क रिलेटेड कुछ प्रोवाइड हुआ होगा, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, कंटेनर भी आपका एक ऐसा ही प्रोसेस है जो आइसोलेटेड रहता है, बस आइसोलेटेड विच मीन सबसे अलग रहता है। लेट्स टेक, मान लो मेरी एक मशीन है, ये मेरी मशीन है। अब इस मशीन के ऊपर मान लो मैंने बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रन कर दिए, प्रोसेस 1, ठीक है, इसी तरीके से प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, मान लो ये कुछ मेरे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, ये कुछ 6 प्रोसेसेस हैं, 6 प्रोसेसेस मेरे यहाँ पे एक साथ चल रहे हैं इस मशीन के ऊपर। अब देखो क्या होता है, जब ये सारे के सारे प्रोसेस विच मीन सारे की सारी थिंग्स ये आपस में चलेंगी, एक साथ चलेंगी, तो इन सबको कोई डेडिकेटेड CPU या डेडिकेटेड स्टोरेज प्रोवाइड नहीं होगा। ये सभी लोग एक सिंगल स्टोरेज, एक सिंगल CPU प्रोवाइड लेंगी, है ना, आपकी मशीन का। लेट्स टेक, जो प्रोसेस 1 चल रहा था उसमें आपने पाइथन से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग कर दी, पाइथन की एक फाइल रन हो रही है, ठीक है। प्रोसेस 2 में भी आपका कुछ कोई फाइल बन रही है, प्रोसेस 3 में आपने कुछ सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय पे रखा हुआ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस आप यहाँ पे चला रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट आपने कमांड्स एग्जीक्यूट करने को रख दिए। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस तो चल रहे हैं, लेकिन ये एक सिंगल एनवायरमेंट पे चल रहे हैं। जब ये एक सिंगल एनवायरमेंट पे चलेंगे तो इस पर्टिकुलर मशीन को जो CPU हमने दिया होगा, जो रैम दी होगी, जो हार्ड डिस्क दी होगी, मतलब जो भी स्टोरेज प्रोवाइड होगा, वो इन्हीं इन सभी प्रोसेस को वहीं से प्रोवाइड होगा, इस मशीन से। जब इस मशीन के थ्रू आपके प्रोसेसेस को स्टोरेज प्रोवाइड होगा तो इनके पास कोई डेडिकेटेड स्टोरेज तो होगा नहीं, ये आपकी मशीन का ले रहे हैं। और अब मान लो हो सकता है जब पाइथन से रिलेटेड हमारा कोई टास्क चल रहा है तो पाइथन ने हो सकता है वो सारा स्टोरेज कंज्यूम कर लिया, तो अब अदर प्रोसेसेस कैसे रन होंगे अगर उनको कुछ स्टोरेज नहीं मिला, उनको कुछ स्पेस ही नहीं मिला रन होने के लिए, है ना। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं था कि हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ रन होने के लिए दे दें। या फिर अगर मान लो मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है एक मशीन पर, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही मशीन के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करा दूं, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रख दूं। एक प्रोसेस एक टाइम पे चलेगा, या अगर सारे एक साथ चल गए तो हो सकता है हैंग ना कर जाए, है ना। सो बेस्ट ऑप्शन कहा गया कि आप सबसे पहले तो इन प्रोसेसेस को ना आइसोलेट कर दो। आइसोलेट का मीन है कि आप इन सभी प्रोसेसेस को ना सेपरेट कर दो, कि ये प्रोसेस 1 चल रहा है हमारा, इसी तरीके से ये प्रोसेस मेरा 2 चल रहा है, इसी तरीके से आप सभी प्रोसेसेस को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। सेपरेट विच मीन्स डिवाइड कर दो, कि एक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, एक प्रोसेस यहाँ चल रहा है, एक बॉक्स में इनको रख दो, तो सभी प्रोसेस सेपरेटली आपके रन होंगे। तो कंटेनर भी यही कहता है, कंटेनर भी क्या कहता है कि आप क्या करते हो, आप सभी प्रोसेसेस को ना सेपरेट कर देते हो, विच मीन्स आइसोलेट कर देते हो। जब आप सभी प्रोसेसेस को आइसोलेट कर देते हो तो उससे क्या होता है, आपके जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको एक डेडिकेटेड CPU मिल पाता है, डेडिकेटेड आपका रैम मिल पाती है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा डेडिकेटेड स्टोरेज मिल पाता है, जो कि आपका नॉर्मल अगर आपके सारे प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं तब उनको पॉसिबल नहीं होता मिलना। तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हमारे प्रोसेसेस को डेडिकेट कर देंगे, उनको आइसोलेट कर देंगे, तो ताकि उनको हर एक चीज डेडिकेटेड मिल सके। तो अब ये आइसोलेट कैसे होता है, आइसोलेट के लिए क्या होता है, लेट्स टेक ये पूरा, ये मेरी मशीन एक लिनक्स की मशीन है, ठीक है, मेरी सेंटोस की मशीन है। तो लिनक्स जो था ना आपका, लिनक्स सॉफ्टवेयर, उसके अंदर ना 2 फीचर्स थे आपको पहले से ही प्रोवाइडेड। वो फीचर क्या थे, कर्नल के फीचर्स थे, क्या क्या, एक तो था नेम स्पेस का फीचर और एक था आपका सी ग्रुप का फीचर। अब देखो इन फीचर का मतलब क्या था। नेम स्पेस क्या करता है, नेम स्पेस ना आपके प्रोसेसेस को आइसोलेट कर देता है, ठीक है।
इन एक एक प्रोसेस को नेटवर्किंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी उनकी। एक एक प्रोसेस को एक प्रोसेस आईडी जनरेट होगी, उनको एक यूजर प्रोवाइड किया जाएगा, यूजर इंटरफेस मिलेगा। मतलब इस तरीके से हर एक प्रोसेस को सेपरेट कर देता है नेम स्पेस। अब सी ग्रुप क्या करता है, सी ग्रुप ना इनको डेडिकेटेड मेमोरी और स्टोरेज प्रोवाइड करता है। सी ग्रुप कहता है इनको एक डेडिकेटेड मेमोरी मिल जाएगी, मतलब एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट इनको मिल जाएगा, ताकि इनको एक सिंगल मशीन पे ना रन होना पड़े। इनको मिला हुआ एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट जिसके ऊपर इनके पास खुद का एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट है, तो इनको खुद से एक इनका एक सीपीयू मिलेगा, इनका खुद का कुछ, इनको रैम प्रोवाइड की जाएगी, इनको खुद को एक हार्ड डिस्क प्रोवाइड की जाएगी, पूरा का पूरा डिस्क स्पेस जो होगा ना इन सबको डिफरेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा डेडिकेटेड। तो उससे क्या होगा, सभी प्रोसेस आपस में मिक्स नहीं होंगे। और मिक्स नहीं विच मीन्स आप बोल सकते हो एक तरीके से सभी प्रोसेसेस एक जस्ट सिंगल सीपीयू या फिर एक सिंगल जस्ट मेमोरी को यूज नहीं करेंगे, इन सभी को अपने पास अपना डेडिकेटेड सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होगा, तो आपस में किसी का भी लाइक कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे एक तरीके से। कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स वही भाई हो सकता है एक को ज्यादा मेमोरी मिल गई एक को मिली नहीं, एक प्रोसेस चलेगा ही। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे प्रोसेसेस हमारी मशीन पर रन हो। तो उस केस में जो लिनक्स का जो कर्नेल का एक फीचर होता है नेम स्पेस, वो इन सबको आइसोलेट कर देता है प्रोसेसेस को, और सी ग्रुप के थ्रू इनको डेडिकेटेड मेमोरी प्रोवाइड हो जाता है। वही चीज अब आपका कंटेनर करता है। कंटेनर क्या कहता है कि कंटेनर जो है वो भी एक प्रोसेस है। मतलब आप एक प्रोसेस चला देते हो, जस्ट जब आप एक प्रोसेस चलाते हो तो वो प्रोसेस आप आपस में एक डेडिकेटेड सीपीयू, डेडिकेटेड मेमोरी, डेडिकेटेड सब कुछ उसको प्रोवाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सी ग्रुप, और आइसोलेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस। तो कंटेनर कुछ भी नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आइसोलेटेड है, सेपरेट हो रखा है, अपना डेडिकेटेड उसके पास सब कुछ प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो कंटेनर इज जस्ट नथिंग, एक आइसोलेटेड प्रोसेस है जिसे हम आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes. ठीक है, तो इतना हमें समझ आ गया, कंटेनर इज जस्ट नथिंग, एक आइसोलेटेड प्रोसेस है। अब देखो ये बनता कैसे, आइसोलेट होता कैसे। अब क्या होता है, जो डॉकर है जैसे मैंने बताया, अब आप जब अपनी मशीन रेडी करते हो, कैसे रेडी करते हो, ये आपकी मशीन रहेगी, आपका फिजिकल सर्वर। सबसे पहले आप इसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट इनेबल करोगे, विच मींस या तो कोई हाइपरवाइजर लोगे या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर जाकर अपनी एक वर्चुअल मशीन रेडी करोगे। लेट्स टेक, ये मेरी एक हो गई वर्चुअल मशीन। ठीक है, मैं एडब्ल्यूएस पे गई, एडब्ल्यूएस के ऊपर मैंने अपना एक इंस्टेंस लॉन्च किया और एक वर्चुअल मशीन मैंने अपनी रेडी कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके ऊपर आपने अपना एक ओएस, लाइटवेट ओएस इमेज दे दी होगी। लेट्स टेक ये सेंटोस की, इसके ऊपर हम लोगों ने इमेज प्रोवाइड कर दिया, या अमेजॉन लिनक्स जो हम लोग बाय डिफॉल्ट लेते हैं वो ले ली मैंने। ठीक है, ये इसके ऊपर हमारी इमेज प्रोवाइडेड है, ये मेरी वीएम एक रेडी हो गई है। सबसे पहला काम क्या होता है आपका, डॉकर का पैकेज आप यहाँ पे इंस्टॉल कराते हो। ठीक है, आप यहाँ पे डॉकर का पैकेज डालते हो ताकि इस मशीन को आप एक होस्ट मशीन बना सको। जैसे ही आपकी मशीन के ऊपर डॉकर का पैकेज डलता है, उसका डीमन स्टार्ट और इनेबल होता है, तब जाके आपकी ये मशीन क्या बनती है, डॉकर होस्ट मशीन। डीमन से मेरा मतलब क्या है, डॉकर की जो सर्विस होती है, ठीक है, उसको आप स्टार्ट और इनेबल करते हो, तब जाके आपको एक डॉकर का एनवायरनमेंट मिलता है। अब जब ये डॉकर होस्ट मशीन मिल जाती है, जैसे मैंने बताया, आप डॉकर के अंदर आप क्या करते हो, अपने डीमन को स्टार्ट और इनेबल करते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, अपने डीमन के ऊपर अपने उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, विच मीन्स अपनी होस्ट मशीन पे बैठ के आप सबसे पहले ना डॉकर की एक सीएलआई कमांड मान लो आपने एग्जीक्यूट करी। एज अ यूजर मैंने क्या बोला कि मैं डॉकर की एक सीएलआई कमांड में डॉकर के ऊपर बैठकर मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कंटेनर बनाना है और कंटेनर के ऊपर मुझे अपनी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कराना है। तो हमें पता है कंटेनर एक आइसोलेटेड प्रोसेस है, ये तो क्लियर है हमें। ठीक है, अब उस कंटेनर को बनाने का प्रोसेस क्या है, तो देखो प्रोसेस कुछ नहीं होता, डॉकर ना आपको सीएलआई विच मीन्स अपनी कमांड्स प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन इंटरफेस देता है और उसके ऊपर बोलता है कि आप इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करोगे तब जाके आपका एक कंटेनर रन होता है। अब वो कमांड क्या होती है, लेट्स टेक, मैंने एक बोला डॉकर कंटेनर रन, और मैंने बोला उबंटू का एक कंटेनर बना दो। अब यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है, डॉकर कंटेनर रन उबंटू। मैंने डॉकर को, जो हमारा जो डॉकर है, डीमन को क्या बोला है, डीमन को एक रिक्वेस्ट मैंने सेंड करी है, और उस रिक्वेस्ट में मैंने क्या बोला है, मुझे एक कंटेनर बनाना है, कंटेनर रन करना है, और वो कंटेनर किसका होना चाहिए, उबंटू का।
ठीक है, एक उबंटू बेस्ड कंटेनर बनाना है। अब वो जो उबंटू है, यहाँ पे जो आप उबंटू डिफाइन कर रहे हो, इट इज एन ओएस लाइट वेट इमेज। ठीक है, ये ओएस की एक लाइट वेट इमेज आप दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उबंटू मांगा है, उबंटू तो एक अपने आप में एक ओएस है। अब आप क्या करोगे, उबंटू की ओएस तो डिप्लॉय नहीं करोगे ना, पूरा का पूरा ओएस तो लोड नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया, अगर आप ओएस लोड कर दोगे तो आपकी मशीन का पूरा साइज ही आपका एक जस्ट कंटेनर ले लेगा, आपकी वर्चुअल मशीन ले लेगी, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी लाइट वेट इमेजेस डालते हैं। तो उबंटू की लाइट वेट इमेजेस हम लोगों ने मांगी है, एंड बोला उसी इमेज से कंटेनर हमारा लॉन्च कर देना। तो अब डीमन के पास ये रिक्वेस्ट क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, डीमन के पास ये रिक्वेस्ट जाती है। अब डीमन क्या करता है, सबसे पहले उस रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, देखता है भाई रिक्वेस्ट क्या है। उसने देखा कि डीमन ने कि भाई रिक्वेस्ट क्या आई है, डीमन विच इज योर डॉकर इंजन, डॉकर डी। ठीक है, वो अपने इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, एंड देन इस रिक्वेस्ट को किसके पास शेयर करता है, कंटेनर डी के पास। जो कि जैसे मैंने बताया, डॉकर के अंदर अब मेन इंजन कौन सा चलता है, आपका कंटेनर डी। ठीक है, इस इंजन को दी जाती है आपकी रिक्वेस्ट, डॉकर डी से इस इंजन तक रिक्वेस्ट को पहुंचाया जाता है। इस इंजन को क्या बोला जाएगा कि आपको सबसे पहले तो कंटेनर बनाना है। कंटेनर बनाने से पहले आप क्या करो, इमेज को पुल करो। ठीक है, क्या किया जाएगा, इस उबंटू इमेज को पुल किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इस इमेज को पुल कहाँ से किया जाएगा। तो देखो क्या होता है, कंटेनर डी की ना अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर पहले से ये मेंशन रहता है कि भाई आपको इमेज को ना डॉकर हब रेपोजिटरी से पुल करके लाना है। ये डॉकर हब, डॉकर की अपनी एक ऑफिशियल रेपोजिटरी होती है जहां पे डॉकर की सारी इमेजेस पड़ी रहती है। ऑफिशियल इमेजेस मिलेगी, स्पॉन्सर्ड इमेजेस मिलेंगी, वेरीफाइड इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, तो आपको वहां से अपनी इमेजेस को पुल करना है। ठीक है, तो कंटेनर डी क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा, एंड देन उसके बाद आपकी इमेजेस को डॉकर हब से पुल करके लाएगा। सो फर्स्ट काम क्या होता है कंटेनर डी का, पुलिंग इमेज। ठीक है, अभी पुल करके लाया इमेज को। अब पुल करने के बाद इसका नेक्स्ट काम क्या रहता है, अनपैक करना उस इमेज को। इमेज को अनपैक करता है। इमेज के अंदर क्या लिखे होते हैं, प्रोसेसेस। उसी इमेज के अंदर ना मल्टीपल प्रोसेसेस लिखे होते हैं। कैसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एक जस्ट फ्यू लाइक कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करके, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा कि कंटेनर भी एक प्रोसेस है। कंटेनर के अंदर जो इमेज हम लोगों ने ली है वो भी एक प्रोसेस है अपने आप। ठीक है, आप डॉकर हब पे जाओगे तो आप कोई भी अगर इमेज को ओपन करोगे, लेट्स टेक, मैंने यहाँ पे डॉकर हब लॉगिन किया। जैसे यहाँ पे मेरी बहुत सारी ना ऑलरेडी इमेजेस हैं, इस इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। ये मेरी खुद की इमेजेस है। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, इस इमेज में मैंने कुछ लिखा तो होगा ही ऑफ कोर्स। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रही है कुछ लेयर्स। ये सब क्या है, ये जस्ट प्रोसेसेस है, कुछ भी नहीं है। आपने पहले एक बेस इमेज ली होगी, एंड ये बेस इमेज किसकी है, उबंटू की है। ठीक है, उसका वर्जन आपको यहाँ पे विजिबल है। उसके अंदर एक फाइल एड ऑन हुई है, बिन बैश आपको शेल मिला है, एंड सीएमडी में चल रहा है बिन बैश। बिन बैश शेल तो मिला है लेकिन सीएमडी में चल रहा है। सीएमडी का मीनिंग होता है, जस्ट आप अभी इतना अंडरस्टैंड करो, आपको फ्रंट मोड में बिन बैश शेल मिलेगा। अगर आप सीएमडी नहीं लगाओगे तो बिन बैश शेल नहीं मिलेगा, आप कंटेनर के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। ये तो जस्ट हमारी एक ऐसी इमेज है जिसमें थोड़ा ना आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि एक नॉर्मल इसमें लाइंस लिखी हुई है। हम लोग ले लेते हैं, हेलो वर्ल्ड की लेते हैं। आई होप इसने कुछ अच्छा लिखा होगा, सारे प्रोसेसेस आपको वहां क्लियर हो जाएंगे। तो अभी इतना अंडरस्टैंड करो, ये सारी इमेज के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट प्रोसेसेस हमारे चल रहे हैं। ये सारे प्रोसेसेस हमारे चल रहे हैं। ये वाला मिल जाएगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे 9 प्रोसेसेस हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेंटेनर से रिलेटेड एक प्रोसेस चला है। ठीक है, ये प्रोसेस का मतलब है कि कुछ भी नहीं, ये जो पर्टिकुलर इमेज को बना रहा है ना, उस पर्सन का नेम क्या है, उसकी मेल आईडी ये है। सीएमडी में बिन शेल चल रहा है आपका, कुछ फाइल एड ऑन हुई है, यहाँ पे कुछ कमांड यहाँ पे रन करिए। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे सारी कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट यहाँ पे कमांड्स हमारी चल रही है ना। ये सारी कमांड्स है हमारी, और इन्हीं कमांड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसेस।
तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोग यहाँ पे कुछ कमांड रन करते हैं तो उसका एक प्रोसेस बनता है, उसकी अपनी एक प्रोसेस आईडी बनती है ना। इस तरीके से सारा ये प्रोसेस चलता है। तो हमारी इमेज के अंदर भी जस्ट प्रोसेसेस लिखे होते हैं, उसी इमेज को एक बार अनपैक किया जाता है, उसके प्रोसेसेस को रीड किया जाता है। देन कंटेनर डी क्या करता है, उन प्रोसेस को ना अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। ठीक है। अब क्या होता है, कंटेनर डी इतना करने के बाद ना अपने प्रोसेस को आगे रनसी तक भेजता है। कैसे भेजता है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वो रनसी को भेज देगा। ठीक है। जैसे ही रनसी के पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है, रनसी उन प्रोसेसेस को रीड करता है और उन प्रोसेसेस के ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे आपने प्रोसेस बताए होंगे, जैसे जैसे आपने स्टेप्स बता रखे होंगे, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपका कंटेनर बनता जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बता रखा होगा ना, इस इमेज की लेयर्स में पहले ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ये सारे प्रोसेस आपके कंटेनर में बाइंड अप हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रोसेस, इसीलिए आपने कभी देखा होगा जब आप अपनी एक फाइल लॉन्च करते हैं, डॉकर फाइल अगर बनाई होगी किसी ने या नहीं भी बनाई कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग हमारी डॉकर फाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर हम जो जो कमांड्स लिख देते हैं ना, वो कमांड सारी की सारी हमारे कंटेनर के अंदर अवेलेबल हो जाती है। विच मीन्स लेट्स टेक, अगर मैंने अपनी फाइल के अंदर एक कमांड लिख दी, रन करके टच शिखा, तो अब इसमें मेरा मेरा मेन कमांड क्या लिखी है, टच शिखा, मतलब एक फाइल लॉन्च कर देना शिखा नेम से। तो अब क्या होगा, ये जब प्रोसेस चलेगा ना, तो मेरा एक कंटेनर जब बनेगा तो कंटेनर के अंदर शिखा नाम की फाइल भी मुझे विजिबल रहेगी। सो इमेजेस के अंदर कुछ भी नहीं होता, इमेजेस के अंदर होते हैं प्रोसेस। कंटेनर डी उसी इमेज को पुल करता है, उसको अनपैक करता है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखता है वो सारे के सारे प्रोसेसेस को। देन रनसी होता है आपका नेक्स्ट। रनसी तक वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भेजा जाता है, और जैसे ही रनसी के पास वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है, वो उन प्रोसेसेस के ऊपर काम करना शुरू करता है, एंड देन जाके आपका एक कंटेनर हो जाता है लॉन्च। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रनसी सिर्फ इतना ही नहीं करता, रनसी के पास कर्नल के जो दो फीचर्स होते हैं, नेम स्पेस और होता है आपका सी ग्रुप। ठीक है। और क्या होता है, और आपका होता है फाइल सिस्टम, कंटेनर का फाइल सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये देखो कंटेनर बनाता है, तो ये कंटेनर का ना फाइल सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, एज इन कंटेनर को एक लेयर में रख देता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, कंटेनर को एक फाइल सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। पहले आप इतना अंडरस्टैंड करो, रनसी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर काम करना शुरू होता है, प्रोसेस चलते हैं, एंड प्रोसेस जैसे रेडी होते हैं, उन प्रोसेस को कर दिया जाता है नेम स्पेस के थ्रू आइसोलेटेड, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंटेनर। तब जाके आपका एक कंटेनर बनता है। तो मतलब जब मैं अपनी होस्ट मशीन के ऊपर ये कमांड रन करती हूँ, डॉकर कंटेनर रन उबंटू, तो वैसे ही फटाफट क्या होता है, प्रोसेसेस पे वर्क करना शुरू होता है। कंटेनर डी उस इमेज को पुल करता है, उबंटू की इमेज को, उबंटू की इमेज को अनपैक करता है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी करता है, और रनसी तक उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को शेयर करता है। जैसे ही रनसी के पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, सारे प्रोसेसेस को चला देता है, एंड देन नेम स्पेस के थ्रू उन प्रोसेसेस को क्या कर देता है, आइसोलेटेड, है ना, जिस प्रोसेस को, इन प्रोसेसेस को कर देता है आइसोलेटेड, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंटेनर। और दैट्स हाउ हमारे कंटेनर को क्या मिल जाती है, वो पर्टिकुलर इमेज। क्यों, क्योंकि हमें लगता है वो इमेज मिली है, बट वो पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस है वो कंटेनर के अंदर हमारे आ चुके होते हैं। और सी ग्रुप के थ्रू क्या करता है रनसी, रनसी सी ग्रुप की हेल्प से इस कंटेनर को एक डेडिकेटेड सीपीयू प्रोवाइड कर देगा, डेडिकेटेड हार्ड डिस्क दे देगा, डेडिकेटेड आपका रैम प्रोवाइड करेगा, तो मतलब ओवरऑल स्टोरेज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक कंटेनर बनता है, और कंटेनर बनते टाइम उसको इस तरीके से स्टोरेज प्रोवाइड होता है, आइसोलेशन की जाती है, एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट मिलता है। क्लियर है यहां तक सबको? यस। किसी को यहाँ पे डाउट? यस। किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। किसी को भी डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है। सो इसी, इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें तो हमें इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या आ रहा है, डॉकर सीएलआई, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड्स को एग्जीक्यूट। ठीक है। सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इंजन को ला रहे हैं, विच इज हमारा डीमिन। ठीक है, जो उन कमांड्स को आगे कहाँ प्रोसेस करता है और उसको कहाँ शेयर करता है, कंटेनर डी पर। फिर आता है हमारा कंटेनर डी, जिसका काम क्या है, इमेज को पुल करना, और क्या करता है, ये इमेज को अनपैक करता है और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कर देता है उनको
एक बंडल की तरह उसको रेडी करके रख देता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। फिर आता है आपका लास्ट रन। रनसी के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस के ऊपर काम हो रहा है। प्रोसेस से हमारा कंटेनर लॉन्च हो रहा है, कंटेनर को आइसोलेटेड किया जा रहा है नेम स्पेस के थ्रू, और सी ग्रुप के थ्रू उसको क्या दिया जा रहा है, मेमोरी और स्टोरेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं भाई, हमारे कंटेनर के पास खुद का फाइल सिस्टम होता है, खुद के प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उनकी प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। ठीक है, और उसके अंदर यूजर्स डिफाइन दिया जाता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं। आपको पूरा का पूरा उसमें हर एक चीज विजिबल रहती है। इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, इसको और क्लियर करने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये और क्लियर कैसे हो जाएगा। अभी मैं ना देखो किलर कोडा पे एक कमांड रन करूंगी, क्योंकि मैं अभी एडब्ल्यूएस के ऊपर अपना इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर रही, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मोस्टली टाइम ओवर हो भी चुका है। सो मैं क्या करती हूँ, अभी किलर कोडा के ऊपर ना एक डॉकर का एनवायरमेंट लेकर उसके ऊपर एक कमांड जस्ट एग्जीक्यूट करके आपको बताऊंगी। आपको उस कमांड को ज्यादा समझने की अभी नीड नहीं है, जस्ट इतना देखना कि किस तरीके से आइसोलेशन हुआ है। ठीक है, बाकी अभी कल से जब हम लोग डॉकर को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे, उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, कमांड्स रन करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कमांड हम लोगों ने रन करी एंड इस कमांड का मीनिंग क्या है। अभी जस्ट मैं एक कमांड रन करूंगी। ले लेते हैं, इसका एक नेम भी रख लेती हूँ, और इमेज ले लेते हैं, उबंटू की ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो इमेज पुल हो रहा है, ये आपका कंटेनर डी कर रहा है। ठीक है, मैंने CLI रन करी, कंटेनर डी आपके डीमन ने इस पर्टिकुलर कमांड को प्रोसेस किया, फिर कंटेनर डी तक पहुंचाया, हमारे सामने इमेज पुल हो चुकी है। ठीक है, इमेज को अनपैक किया गया होगा। अनपैक कैसे चेक करोगे, डॉकर इमेज हिस्ट्री करो एक बार, कौन सी इमेज है, उबंटू की। ये देखो ये पूरी इमेज अनपैक हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही है इस इमेज से रिलेटेड क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस चलने वाले। नॉर्मल से प्रोसेस है, शेल मिला है, लाइब्रेरी मिली है, डिपेंडेंसीज मिली है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट फ्यू प्रोसेसेस जो एक लाइटवेट इमेज में होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं जस्ट एक ना कंटेनर को पहले चेक कर लेती हूँ, ये मेरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर जाकर मैं आपको क्या दिखाऊंगी कि इसके देखो अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो आपका कंटेनर खुद में एक प्रोसेस है। हम लोग क्या करते हैं, अटैच करके अंदर चलते हैं, इसके अंदर एक कमांड रन कर रही हूँ, PS बेसिकली प्रोसेस आईडीज आप देख पाते हो, सारे प्रोसेसेस आपके सामने लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोगों ने जस्ट AUX एट्रीब्यूट लगाया है, और इतना रन करती हूँ। देखो क्या दिख गया, यहाँ पे आपको दो प्रोसेसेस दिख रहे होंगे, कौन से यूजर के थ्रू रन हो रहा है, रूट यूजर के थ्रू। प्रोसेस आईडी उनकी 1 है, एक की 8 है। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है, CPU मेमोरी से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे आपके सामने विजिबल है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस 4580 को एक बार रीड करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चल रहा है ये दिख रहा है, 7880 के अंदर क्या क्या चल रहा है। अच्छा, ये दो प्रोसेसेस हमें दिख रहे हैं। इसके बाद अगर इसके प्रोसेसेस को आपको देखना है ना, और हमारा कौन सा है इसके अंदर आईडी, 7880। ठीक है, अच्छा, ये ना जस्ट नॉर्मल प्रोसेस है, Ctrl+P+Q से बाहर आकर डॉकर कंटेनर LS। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक कमांड रन करती हूँ, PS-AUX। ये देखो सारे प्रोसेस आ गए। अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो, ये लास्ट के प्रोसेसेस आप देखोगे ना तो आपको क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने कंटेनर चलाया, कंटेनर से पहले ये सारे स्टेप चल रहे होंगे ना, डॉकर इंजन चल रहा होगा, ये सारे वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, ये देखो कंटेनर डी आया। ठीक है, डॉकर डी आया पहले, फिर कंटेनर डी आया, फिर रन हुआ कंटेनर डी ने, आगे देखो क्या किया, एक फाइल बनाई होगी, container.shim पे गया, रनसी पे गया, नेम स्पेस प्रोवाइड हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे जाएंगे, ये एनवायरमेंट थोड़ा बड़ा है ना, कंटेनर डी पे गया, नेम स्पेस प्रोवाइड हुआ। ठीक है, एक आईडी जनरेट हुई आपके कंटेनर की। इस आईडी को अगर आपको चेक करना है, एक बार डॉकर कंटेनर LS करो, ये देखो ये आईडी आपको दिख रही है 42CC, और इस आईडी को देखो, समझ आई।
कि भाई हमारा एक प्रोसेस चला, और ये प्रोसेस के अंदर आप सब देख सकते हो काम कैसे हुआ है। डॉकर डी आया, कंटेनर डी आया, ठीक है, कंटेनर डी ने क्या काम किया, कंटेनर डी का शिम इंजन चला, ठीक है, उसके थ्रू उसके बाद रंसी तक पहुंचाया गया, रंसी ने नेम स्पेस प्रोवाइड किया, एक आईडी जनरेट हुई। इसी तरीके से सी ग्रुप के थ्रू क्या मिला होगा इन सबको, मेमोरी प्रोवाइड की गई होगी आपके कंटेनर को। तो हमें दिख रहा है कंटेनर जो है हमारा एक प्रोसेस है, जब वो प्रोसेस चला तो हमें यहाँ पर जब हम लोगों ने प्रोसेसेस को लिस्ट किया तो हमारे सामने वो विजिबल हो गया। इवन उस प्रोसेस को एक आईडी भी मिली है, ये वाली आईडी देखो 3053, ये आईडी मिली है 2843। जब उसके ऊपर काम किया जा रहा था, इमेजेस को पुल किया गया, ठीक है, इमेजेस को पुल करके अनपैक किया गया, ये सारा का सारा प्रोसेस है। यहाँ से आप देख सकते हो ये सारा का सारा आपका प्रोसेस, ये जो रन हुआ है ना यहाँ तक, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपके कंटेनर बनने का प्रोसेस। यहाँ पे अभी हम लोगों ने PS-AUX रन करी ना कमांड, उसका देखो एक प्रोसेस चला। यहाँ पे अगर आप LS कमांड चलाओगे ना, तो अब देखो PS-AUX करके यहाँ पे, अच्छा LS का नहीं चला हमारा क्योंकि हमारी एक नॉर्मल कमांड है। हम क्या कर सकते हैं, बिन बैश चल रहा है, एक और अगर मैं कंटेनर बनाऊं, लेट्स टेक, मैंने क्या बोला, एक और कंटेनर बनाओ, इसको कर लेते हैं शिखा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आईडी देखो F52596 है ना। अब दोबारा इस कमांड को रन करो, यहाँ पे देखो आ गई F52596, दिख गई। तो मतलब कंटेनर जो है हमारे प्रोसेसेस है, दैट्स वाई जब हम लोग प्रोसेसेस को लिस्ट कर रहे हैं तो हमारे सामने वो प्रोसेस अवेलेबल हो रहा है। इवन आप सी ग्रुप भी देख सकते हो, इसका सी ग्रुप कैसे देखोगे, और इस प्रोसेस को अगर आपको और इनहेंस वे में चेक करना है तो आप क्या करो, PS-AUX करके इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा कैसे कैसे इसके ऊपर काम हुआ है, क्या क्या मिला है इसको, क्या क्या नहीं मिला, ठीक है। और इवन अगर आपको सी ग्रुप देखना है तो आपके पास ना एक लोकेशन होती है, लोकेशन क्या रहती है सिस के अंदर ना आपका, जस्ट अ सेकेंड, सीडी करके हम सिस पे चलते हैं, LS करो, यहाँ पे आपको मिलता है FS, और यहाँ पे आपका ग्रुप होगा, हाँ ये आ गया सी ग्रुप। इस सी ग्रुप पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी मेमोरी से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। यहाँ पे देखो डिवाइसेस आ गया आपका, है ना, एक बार डिवाइसेस पे जाके देखते हैं, ये आ गए हमारे प्रोसेसेस। ये सारा सी ग्रुप से रिलेटेड, उसकी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड ऑल है। मतलब ये जो सी ग्रुप है ये आपके कंटेनर को क्या प्रोवाइड करता है, मेमोरी, CPU, ठीक है, स्टोरेज पूरा का पूरा सी ग्रुप के थ्रू दिया जाता है। आप इसकी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओगे ना एक एक करके तो आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी एंट्री भी हो रखी होगी। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने बाहर एनवायरमेंट पे आकर एक कमांड और रन करते हो ना, LS-S-P करके, और 3366 हम लोग एक बार रन करते हैं, तो ये देखो आप देख सकते हो ये जब प्रोसेस चला, तो देखो इस प्रोसेस को, मतलब ये जो प्रोसेस था ना मेरा, ये वाला प्रोसेस जिसमें हमारा कंटेनर लॉन्च हुआ है, कंटेनर को एक आईडी मिली है, उससे रिलेटेड आप प्रोसेस से रिलेटेड पढ़ सकते हो। सी ग्रुप का एक नंबर प्रॉक्स क्या है, 123, इसके थ्रू सी ग्रुप ने इसको क्या प्रोवाइड किया होगा, स्टोरेज एंड ऑल। इसकी प्रोसेस आईडी देखो क्या दिख रही है, 120, ये इसकी प्रोसेस आईडी एंड एंड देख सकते हो। NS करके होता है नेम स्पेस, सॉरी टाइप है इसका, ये देख सकते हो आप। एंड प्रॉक्स करके इसको कुछ प्रोवाइड हो रखा है। PID इसकी प्रोसेस आईडीज होती है, यूजर इसका रूट है, और कमांड आपको दिख रहा है एसबिन इनिट, इसके अंदर बेसिकली आपको दिख रहा है ये सारी कमांड्स आपकी रन हो रही है। मतलब एक तरीके से कैशे मेमोरी में जो भी प्रोसेस आप चलाते हो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है कैशे मेमोरी में। तो यहाँ पे हमें इसका टाइप दिख रहा है, UTS दिख रहा है, IPC दिख रहा है, ये सब कुछ एक तरीके से इंटरफेसेस होते हैं। नेटवर्क इंटरफेसेस प्रोवाइड हुआ है, माउंटिंग से रिलेटेड इसको एक इंटरफेस मिला होगा। तो ये जो भी आपका कंटेनर बनता है या कंटेनर के ऊपर आप जितने भी प्रोसेसेस करते हो वो सबकी एक प्रोसेस आईडी बनती है, और वो सब एक नेम स्पेस के थ्रू आइसोलेट हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो इन सभी का ना आइसोलेशन हो रखा है, NS करके नेम स्पेस, ये भी आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, ये भी आइसोलेटेड है, सब कुछ आइसोलेटेड है। दैट्स वाई इन सबको क्या मिली है, डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस अलॉट कर दिए गए। तो हमें इन शॉर्ट इतना पता चल पाया, जब हम लोग प्रोसेसेस को लिस्ट करते हैं तो जो कंटेनर हम लोग बनाते हैं वो कंटेनर भी एक प्रोसेस होता है, दैट्स वाई वो प्रोसेसेस की लिस्ट में आ पाता है। जैसे ये आया, ये आया, है ना। सो जो कंटेनर रन हुआ वो क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस। और उस प्रोसेस को अगर आपको रीड करना है तो आप PS-AUX कमांड से रीड कर पाते हो, आपको पता चल जाएगा वो प्रोसेस बना कैसे, कैसे कैसे उसकी प्रोसेस की जो स्टार्टिंग हुई, प्रोसेस से रिलेटेड कौन कौन से हम लोगों ने चीजों को लिया, कौन कौन से स्टफ को यूज किया गया, कंटेनर डी का क्या काम हुआ, इंजन का काम क्या था, ठीक है, रन सी का काम क्या था, ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यही होता है आपका कंटेनर। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा, और इवन अगर अभी आप लोग को कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो।
तो स्टोरेज भी ऐसे आइसोलेशन में मिलता है क्या? बिल्कुल, स्टोरेज बेस्ड भी आइसोलेशन मिलता है, पूरा डेडिकेटेड सब कुछ मिलता है इसको। आपका जो कंटेनर है एक डेडिकेटेड पूरा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, पूरा आइसोलेटेड रहता है वो। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक सिंगल मशीन के ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स इसीलिए तो बना पाते हो क्योंकि वो सब कुछ आइसोलेटेड हो रखे हैं। नहीं तो हम लोग बना ही नहीं पाएंगे एक मशीन के ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स, है ना। एक वर्चुअल मशीन के ऊपर हम एक सिंगल सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक नॉर्मल वर्चुअल मशीन बना रही हो उसके ऊपर मल्टीपल सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करा सकती हो, लेकिन कंटेनर बना के ये पॉसिबल हो पाता है। बट जब रिसोर्स क्रंच आएगा या फिर रिसोर्स में कुछ इश्यूज आएंगे, जैसे अवेलेबिलिटी कम है, तो देखो, हमें फिर वहां पे दिख जाएगा इधर कि इधर कि कैसे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आपको वहीं पे एरर दिख जाएगा। इवन आप उसके नहीं तो कंटेनर के ना लॉग्स पढ़ सकते हो। अगर कभी आपको लगता है भाई ये कंटेनर चल क्यों नहीं रहा, क्या इशू आ रहा है, क्या हो सकता है हमारा इस कंटेनर में, क्या बग्स आ गए, कुछ भी एक्स वाई जेड, सो उस केस में आप कंटेनर के लॉग्स पढ़ सकते हो। आपको सब कुछ लाइक इन रन टाइम दिखेगा कि क्या क्या चल रहा है हमारा ना कंटेनर के अंदर। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो प्रोसेस में एरर क्या आ गया, कोई प्रोसेस स्टॉप कैसे हो गया, सब कुछ आपको दिखेगा। ये पूरा का पूरा आपको इवन एरर तक बताता है। लेट्स से अगर आपका कोई कंटेनर चल रहा है, उसको एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस मिला हुआ है और आप एक न्यू कंटेनर बना रहे हो विद द सेम आईपी एड्रेस, आपको उस टाइम पे भी ये बता देगा ये वाला आईपी एड्रेस ऑलरेडी यूज में है, सो आप एक न्यू कंटेनर बनाओ विद डिफरेंट आईपी एड्रेस। तो आपको हर एरर इसमें प्रोवाइड होता है। और बाकी अब क्यूबिनिटीज तो है ही आपके पास, कंटेनर जो डॉकर आपको एक्स्ट्रा फीचर नहीं दे पाता वो तो क्यूबिनिटीज में अवेलेबल होते हैं। तो कंटेनर क्योंकि जस्ट टेक्नोलॉजी थी जिन्होंने रंसी का यूज किया और आइसोलेशन प्रोवाइड किया, दोनों मतलब बिल्कुल क्रायो हो गया या फिर डॉकर हो गया, सबका काम वही था। बिल्कुल सेम, सबका काम एक था। अब क्या हुआ, इन ये लोग इतना एक बेटर वे में आपको थिंग्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। जो आप रिसेंट आप ओसीआई के बारे में पढ़ोगे तो ओसीआई इनसे भी एडवांस्ड है, उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आए हैं। लिनक्स फाउंडेशन वालों ने निकाला है ना अपना ओसीआई रन टाइम, वो इनसे भी एडवांस चल रहा है। तो ये सारे के सारे आपको सेम फीचर प्रोवाइड करते हैं कंटेनर का। आपके ऊपर है, अगर आप क्रायो को यूज करना चाहते हो आप क्रायो को यूज करो। जस्ट कमांड्स में डिफरेंट है, बाकी काम सबका सेम है। ठीक है। बस वो कंटेनर ने ओपन सोर्स लेके आए, बिल्कुल। वही अपने लिए। हाँ, कंटेनर डी ओपन सोर्स है। दैट्स वाई अभी डॉकर के अंदर कंटेनर डी चल रहा है। पहले डॉकर के अंदर डॉकर डी इंजन ही चलता था उनका, और उसके थ्रू फिर आपको पे करना पड़ता था। अब तो हम लोग सभी यूज कर कुबरनेटिस पा में रहे हैं। इंजन, कुबरनेटिस में इंजन क्या होता है? कंटेनर डी का इंजन होता है कि डॉकर इंजन होता हाँ, क्यूबरनेटीज में पहले आपका डॉकर का चलता था, डॉकर शिम करके आपने सुना होगा। लेकिन अब उन्होंने भी चेंज कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया है, क्योंकि डॉकर वाले पे, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया डॉकर वाले पैसे लेते हैं, है ना। लेकिन कंटेनर डी में ऐसा नहीं है। सो क्यूबरनेटीज में भी अपडेट हुआ है रिसेंट, अब उनका कंटेनर डी चलता है। दैट्स वाई अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, क्यूबरनेटीज में जब हम एक कमांड रन करते हैं सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट कंटेनर डी, है ना, उस इंजन को रीस्टार्ट है। करवाते हैं। दैट्स वाई, क्यों, क्योंकि कंटेनर डी चल रहा है बैकएंड में। ये टेक्नोलॉजी पहले किसी ओएस प्रोवाइडर ने नहीं लाई थी क्या? मतलब कैसे कि रंस उनको तो पता था रंसी हो सकता है हम्म। कि हमारे पास तो आइसोलेशन हो सकता है, मतलब दे वेटेड फॉर डॉकर टू कम, या फिर पहले भी किसी जैसे नहीं, कि पहले रेड हैट देखो, हो जाए। बिल्कुल रेड हेट ओरो की साइड से पहले ये यूज हो रही थी, वो लोग कर रहे थे इसको यूज, वो बाद में लेकर आए थे मार्केट में, देन डॉकर वालों ने उस टेक्नोलॉजी को लिया था। ठीक है। लिनक्स फाउंडेशन ही बेसिकली पहले यूज कर रही थी। अब तो उनका जो ओसी अभी रिसेंट आया, पहले वो लोग लिनक्स का जो ये कर्नल का जो फीचर था ना, इन्हीं को यूज करके आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। इन्होंने यही चीज मार्केट में लेकर आए थे। देयर आफ्टर डॉकर, कंटेनर डी, क्रायो, पोडमैन, इन सब ने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने अपने कंटेनर टेक्नोलॉजी निकाली। बट अब लिनक्स फाउंडेशन ने इसको और एडवांस करने के लिए ओसीआई रन टाइम निकाल दी। लेकिन पहले ये लोग ही यूज कर रहे थे, आपके लिनक्स फाउंडेशन वाली रेड हेट में ही यूज हो रहा था ये पहले फीचर। ऐसा नहीं है कि डॉकर कंटेनर डी ये लोग पहले से ले आए, इनसे पहले ये लोग यूज कर रहे थे। जैसे आपका क्यूबरनेटीज में था ना बॉर्ग, आपका गूगल की कंपनी यूज करती थी, करेक्ट। है ना, उन्होंने बोर्ग नाम से निकाला था। इसी तरीके से लिनक्स वाले पहले से यूज कर रहे थे। अब क्या होता है, ये लोग एक बारी में नहीं निकालते, पहले ये लोग भी अपने एनवायरनमेंट में करते हैं, यूज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं अच्छे से, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कराते हैं। आफ्टरवर्ड्स ये लोग मार्केट में लाते हैं, तब जाके आपकी थर्ड पार्टी कम्युनिटीज उनको यूज करना शुरू करती है। एंड देन इनके ऊपर आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती बढ़ती है, जैसे जैसे अपडेट होता है टेक्नोलॉजी में, उसी तरीके से लोग आपस में काम करते हैं। अब ये थर्ड पार्टी कम्युनिटीज है जो ये आपको ये फीचर प्रोवाइड कर रही है। अब जरूरी नहीं है आप इन्हीं को यूज करो, आप ओसीआई को भी सीधा यूज कर सकते हो। ठीक है, ओसीआई का रन टाइम लो, वहां पे आपको इमेज
स्पेसिफिकेशन भी मिलती है, कंटेनर रन टाइम भी मिलता है। कंटेनर रन टाइम में कंटेनर्स लॉन्च करो, इमेज स्पेसिफिकेशन में आप इमेज पुल कर सकते हो, इमेजेस से रिलेटेड जो भी आप वर्क करो, अपनी इमेज बना रहे हो तो आप इमेज स्पेसिफिकेशन उनका यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट है, ये तो कम्युनिटीज है, हमारा मेन फोकस डॉगर को अंडरस्टैंड करना है, दैट्स व्हाई हम लोग सीधा डॉकर पे जंप किए, है ना? क्लियर है? क्लियर है सबको ना? बाकी अगर आपको इनसे इसमें कुछ भी अभी क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो। जस्ट वन रिक्वेस्ट है सिका, हाँ जी। टाइमिंग इशू कि 20 मिनट एक्सटेंड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ प्रोजेक्ट मीटिंग होता है, तो आप टीचिंग अगर 10 तक खत्म करते हो, 5-10 मिनट्स क्यूए के लिए रखोगे तो अच्छा हो। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। बेसिकली आज का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, सो मैं चाह रही थी इंट्रोडक्शन आज अगर एक बारी में क्लियर हो तो आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट कल से हमारा एक टाइमिंग रहेगा 9 to 10, तो 9 to 10 में बाइंड अप हो जाएगा। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, तो इंट्रोडक्शन यूजुअली हर क्लास का थोड़ा बढ़ ही जाता है, क्योंकि देखो आपके भी आपकी साइड से डाउट आएंगे। और इंट्रोडक्शन ये होता है कि फर्स्ट अगर आपको क्लास अंडरस्टैंड हुई, देयर आफ्टर ही आप आगे के क्लास को समझ पाओगे, है ना? क्योंकि मेन इंट्रोडक्शन से आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यस। दैट्स व्हाई आज की क्लास थोड़ी आई थिंक एक्सटेंड हो गई, बट आई विल बी मेक श्योर दैट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मैं टाइम पे खत्म कर दूं। ठीक है देन, अगर सबको क्लियर है तो फिर हम आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करें। थैंक यू सो मच।